हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 सितंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और दोनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द जॉब लैग्स एंड गैप्स। ये आर्टिकल सी रंगराजन ने लिखा है, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें इन्होंने 2 सॉल्यूशंस दिए हैं। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो ट्रेड ऑफ है उसको एड्रेस करने के लिए आखिरी में सॉल्यूशन है। प्लीज़ इसको अच्छे से देखेंगे, आर्टिकल को अच्छे से सुनेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे, स्पेशली जो 2 सॉल्यूशन हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट हैज़ डिसॉल्व कंट्री पार्लियामेंट। सो श्रीलंका में जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसे डिस्कस करेंगे और श्रीलंका का सिस्टम क्या है और इंडिया के सिस्टम से उसे कंपेयर करेंगे। प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। पूछा जा सकता है मेंस में, इस तरह के क्वेश्चन लगातार आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एटलीस्ट कमेंट तो करो यार। अगर आप लोग डेली देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो। मोटिवेशन रहता है मुझे भी नेक्स्ट डे फिर से अच्छा कंटेंट बनाने का। ठीक, आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द जॉब लैग्स एंड गैप्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से डेटा इम्पॉर्टेंट है, सो डेटा का ध्यान रखना ज़रूरी है। मेंस में भी वो डेटा यूज़ हो सकता है। मेनली हम इस आर्टिकल में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। सी रंगराजन ने आर्टिकल लिखा है। बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं इनके, सो इसको पढ़ना मैंडेटरी होता है। एक बार रीड ज़रूर करेंगे, बहुत अच्छा है। फर्स्ट इनिशियली जो डेटा है सिर्फ वही दिया गया है। डेटा देख लेते हैं। डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडिया रिवील्स कंट्रास्टिंग ट्रेंड। सो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा आ रहा है वो कंट्रास्टिंग ट्रेंड बता रहा है। इसका मतलब क्या है? कुछ डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, कुछ के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। सो जो ट्रेंड है वो कंट्रास्टिंग सा दिख रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल सर्विसेज क्लेम्स डेटा के हिसाब से जॉब ग्रोथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है, 6% के अराउंड ये इंक्रीज हुई है फॉर फिजिकल ईयर 2024। और 2023 में ये 3.2% के अराउंड थी। सो 3.2% से 6% के अराउंड ग्रोथ हुई है। जॉब ग्रोथ की बात कर रहे हैं क्लेम्स के डेटा के हिसाब से। वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी CMI के अगर डेटा की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, 9.2% हो गया है जून 2024 में, फ्रॉम 7% इन मई, with an annual rate of for fiscal year 2024 at 8%. So unemployment rate almost fiscal year 2024 में 8% के आसपास है। सो CMI का जो डेटा है वो लेस ऑप्टिमिस्टिक व्यू शो कर रहा है। वहीं क्लेम्स के डेटा के हिसाब से जॉब ग्रोथ हुई है और CMI के डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। According to Citigroup research, India needs to create 1.2 crore jobs every year over the next decade to absorb the number of new entrants to the labor market. So Citigroup का जो रिसर्च डेटा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया को अगले 10 सालों में पर ईयर 1.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी होगी। अगर 1.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट नहीं करते हैं तो जो लेबर फोर्स में न्यू लेबर एंटर हो रहे हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब इंडिया को पर ईयर एनुअली 1.2 करोड़ जॉब क्रिएट करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता दिखेगा हमें। अगर 7% के आसपास इंडिया की ग्रोथ रहती है तो लगभग 80 से 90 लाख जॉब इंडिया एनुअली क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी 30 से 40 लाख के आसपास, 30 से 40 लाख के अराउंड जो आपका जॉब का डेफिसिट रहेगा, क्योंकि हमें 1.2 करोड़ चाहिए और 80 से 90 लाख जो है हमारी जॉब क्रिएट हो रही है। सो 30 टू 40 लाख के आसपास आपका डेफिसिट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द
Periodic Labor Force Survey (PLFS), the unemployment rate in urban areas decreased from 6.8% to 6.7% between January to March 2023 and January to March 2024 for a person 15 years and above. So PLFS का डेटा देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.1% कम हुआ है 2023 से 24 के बीच में. सो कंट्रास्टिंग ट्रेंड है. क्लेम्स का डेटा था, जॉब ग्रोथ बढ़ी है. CMI का डेटा था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हुआ है और 8% के अराउंड है. वहीं PLFS का डेटा उठा के देखोगे तो अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 0.1% डिक्रीज़ हुआ है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है 2023 से 24 के बीच में. सो हमें डिस्पैरेट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट डेटा. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसे डेटा डिस्क्रिपेंसी को एड्रेस करने की ज़रूरत है बाय इम्प्रूविंग डेटा क्वालिटी, इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसी एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग. In fact, much of the difference is due to different definition of employment use. So जो NSC है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, उसे डेटा डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डेटा क्वालिटी इम्प्रूव करें, एजेंसीज़ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसे बेहतर करें और डेटा रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है. और कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन से रिलेटेड, उसको स्ट्रेट करना ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आखिर इतना अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. 2 मेजर फैक्टर्स हैं इसके लिए. पहला क्या है? इम्परफेक्शन इन लेबर मार्केट्स क्रिएट रिजिडिटी रिजल्टिंग इन अ परसिस्टेंट शॉर्टेज एंड एक्सेसेस. सो जो आपका लेबर मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन है. हायरिंग एंड फायरिंग आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेबर्स लॉ ऐसे बनाए गए हैं कि अगर आप हायर एंड फायर करेंगे तो उससे पहले आपको गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ेगी. बहुत ही रिजिड लेबर लॉज हैं. ऐसे कई तरह के इश्यूज़ हैं जिसके कारण लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस हैं और उसके कारण एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है और एक्सेस डिमांड ऑफ लेबर है. बस सप्लाई कहीं और है, डिमांड कहीं और है और इसी के कारण परसिस्टेंट शॉर्टेजेस और एक्सेसेस के कारण ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है. सो लेबर मार्केट इम्परफेक्शन एक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हो जाएगा. इसके अलावा भी कई सारे इरिटेंट्स हैं लेबर मार्केट में, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किल गैप. आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्किल गैप है. स्किल गैप का मतलब क्या है इसे समझना ज़रूरी है. 2 तरह के आपके लेबर्स हैं. एक लेबर जिन्होंने खूब सारा एजुकेशन ले लिया है, बीटेक कर लिया, निकल गए, अब प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं. प्लेसमेंट हो गया है ना, बढ़िया पेपर दिया उन्होंने, एक टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, प्लेसमेंट हो गया. उसके बाद जिस भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल TCS में उन्होंने ज्वाइन किया, उनको 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है. क्यों करवाई जाती है ट्रेनिंग? क्योंकि वो जॉब रेडी नहीं है, उनके पास वो स्किल ही नहीं है कि वो जॉब कर सके. उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, अब उन्हें स्किल प्रोवाइड की जा रही है. सो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरा एजुकेशन है लेकिन स्किल बिल्कुल भी नहीं है. दूसरे तरह के लोग कैसे हैं? जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है, उनके पास कोई एजुकेशन ही नहीं है. मतलब ना एजुकेशन है ना स्किल है. कुछ के पास एजुकेशन है लेकिन उन्हें वो स्किल नहीं मिल पाई है. सो इन कारणों से बहुत ज़्यादा स्किल गैप हमें देखने को मिलता है. अब जनरली आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो वेज है वो बहुत हाई होता है और मैक्सिमम लोगों का वेज बहुत कम होता है. जो स्किल्ड लोग होते हैं उनका वेज बहुत हाई है. ऐसा क्यों? क्योंकि स्किल्ड लोग बहुत कम हैं नंबर में. सो डिमांड इनकी बहुत हाई है, सप्लाई बहुत कम है. तो ऑब्वियसली जब डिमांड हाई होगी तो इनको इनकम ज़्यादा देनी पड़ेगी. सो कुछ नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिनकी वेज बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है. ये भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल फैक्टर ही है. एक तरीके से इंस्टीट्यूशन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्यों? क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जा पा रहा है. अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता
तो इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री, दूसरी के बाद तीसरी डिग्री कभी नहीं लेते। इनफैक्ट जो टीसीएस में लोग जॉब कर रहे हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो जॉब रेडी नहीं है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे नहीं हैं या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें वो जॉब रेडी बना सके। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। इसे रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हमें जो स्किल गैप है उसे ब्रिज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ते चले जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सेकंड, the incongruence between the growth in output and labor absorption due to technological changes resulting in the decline of employment elasticity. So technological changes ये दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है जिसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है उससे आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कैसे आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ता है? पहले बैलगाड़ी से चलते थे, हॉर्स से चलते थे, फिर गाड़ी आ गई, है ना, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल से फैक्ट्री में इंजन और बहुत सारी चीज़ें चलने लगी और उससे बल्क प्रोडक्शन होने लगा। पहले हाथ से शर्ट करते थे हम लोग, चरखा का इस्तेमाल करते थे शर्ट बनाने के लिए। अब हम फैक्ट्री में शर्ट बनाते हैं। पहले एक शर्ट एक दिन में बनती थी, अब एक दिन में 500 शर्ट बनने लगी, 1000 शर्ट बनने लगी। सो बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, प्राइसेस बहुत चीप हो चुके हैं। सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण ग्रोथ तो बहुत तगड़ी हो रही है, पर प्रॉब्लम क्या है? लेबर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसको रिप्लेस कर रही है? लेबर को रिप्लेस कर रही है। सो आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है इनोवेशन के कारण, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण, जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन ये एट द कॉस्ट ऑफ लेबर सब्स्टिट्यूट। जो कैपिटल है वो लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रही है। ऐसा पहले भी हुआ है और अभी भी इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हैं। अर्लियर जो इन्वेंशन थे जैसे कि मशीन और टूल्स, वो फिज़िकल लेबर को रिड्यूस कर रहे थे, बेसिकली जो मैकेनिकल मसल्स हैं उसे रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन अब इमर्जेंस ऑफ एआई के बाद से जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो है, विल द डिमांड फॉर ह्यूमन ब्रेन लेबर फॉल? जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी जो डिमांड है क्या वो गिर जाएगी? अगर मशीन आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, और वही सारे काम करने लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो ह्यूमन ब्रेन की डिमांड है, जो स्किल की अभी हम बात कर रहे थे, स्किल्ड लेबर, एक्चुअल में जो स्किल्ड है उनका ब्रेन ही तो यूज़ हो रहा है, तभी तो उन्हें इतना पैसा दिया जा रहा है। सो अगर उनके ब्रेन की डिमांड कम हो जाएगी तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा? सो इसके बारे में बात करते हैं। Idea creators and professionals who can apply new technologies will thrive. However, there is distinct possibility of the middle management being downside. So, जो आइडिया क्रिएटर हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, वो फ्लरिश करेंगे। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ रही है ना, और मेरे पास कोई आइडिया है, मैं एक स्टार्टअप डाल दूँ, तो अगर इस आइडिया का यूज़ करके स्टार्टअप डाला और स्टार्टअप चला तो रातों रात मिलियनायर, यूनिकॉर्न एंड ऑल ये सब होते रहेगा। प्रोफेशनल जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनकी भी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने लगेगी। लेकिन जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं वो डाउनसाइज्ड हो सकते हैं, जहाँ पर ह्यूमन ब्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सो जब आपकी मैकेनिकल मसल्स आई थी, है ना, जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2 और 3 के टाइम पे जो आपकी मशीन्स आई थी जिससे फिज़िकल लेबर कम हुआ था, उससे जो लेबर थे एकदम लास्ट थर्ड टायर में उनकी डिमांड कम हुई थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सेकेंड टायर है, या फिर बोल सकते हैं जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी डिमांड कम हो सकती है। ये एक चिंता का विषय होने वाला है। अनलेस वी इक्विप द वर्कफोर्स टू कोप विद द चेंज, अगर जब तक कि हम वर्कफोर्स को चेंज से डील करने के लिए तैयार नहीं करते, बहुत ज़्यादा मिडिल मैनेजमेंट में डाउनसाइज और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। सो हमें क्या करने की ज़रूरत है? सब्सटेंशियल एजुकेशन एंड स्किलिंग रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मैंने आपको बात कही, है ना, इंजीनियरिंग कर लिया,
उसके बाद एमबीए कर लिया, उसके बाद और न जाने कौन कौन सी डिग्री कर ली, और उसके बाद फिर लगा अरे अब इसमें भी इसको अपने चलो किताबें लिख लेता हूँ। सो अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं लोग, और उसके बाद जाके जो है अपने करियर में सेटल हो पाते हैं। ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम की रियलिटी है, और बोल सकते हैं कि ये सैड रियलिटी है कि इतने साल जो है पढ़ने के बाद भी हमारे जो बच्चे हैं वो जॉब रेडी नहीं निकल पा रहे हैं, जॉब रेडी नहीं हो पा रहे हैं, और इसी के कारण जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। एनरोलमेंट रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा बिहाइंड है, लैग्ड बिहाइंड है। सो अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय परसुइंग अ टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रोक दें तो फिर इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, अब ग्रोथ नहीं होगी तो फिर जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो ये तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और बढ़ सकता है, जो जॉब्स हैं वो और जा सकती है। सो हमें बैलेंस स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी रहे। सो सबसे पहले क्या करना है हमें? concerted attempts need to be made to push industrialization in sectors that absorb more labors। so सबसे पहले हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है उन सेक्टर्स का जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है। और ये सारे जो सेक्टर होंगे ये डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक मार्केट को की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएंगे। क्यों डोमेस्टिक मार्केट बोल रहा हूँ? क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर होते हैं जनरली वहाँ पर इकोनॉमिक ऑफ स्केल में प्रोडक्शन नहीं होगा। अब बल्क प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो प्राइसेस होंगे गुड्स के वो बहुत हाई होंगे, और जो ग्लोबल प्राइसेस हैं जनरली वहाँ वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल में प्रोड्यूस करेगी, बहुत बल्कियर प्रोडक्शन करेगी जैसे चाइना, और उनके गुड्स के प्राइसेस बहुत कम रहेंगे। सो ग्लोबल लेवल पर इनका कंपटीशन ये लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। सो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे हमें फोकस करना है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेबर एब्जॉर्प्शन भी है, एग्रीकल्चर से लिंकेज भी है, और मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी हमें लिंकेज देखने को मिलता है बाकी अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ। ठीक। सो पहला जो हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके थ्रू डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर। जो सेक्टर हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि एक्सपोर्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, क्योंकि हमें ग्लोबल लेवल पर क्या करना है? कंपटीशन करना है। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल्कियर प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, ऊपर से हमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव भी करनी पड़ेगी, इनोवेशन भी करना पड़ेगा। ओवरऑल हमारे जो प्राइसेस हैं वो जब तक कम नहीं होंगे, चाइना से हम कम्पीट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर को जॉब्स नहीं मिलेगी। सो ओवरऑल हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमारी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी और जॉब्स भी इंक्रीज़ होगी। इसमें जो हायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ है वो कौन कौन सी है? केमिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिनल, केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इन इंडस्ट्री में हमें टेक्नोलॉजी एडवांस करने की ज़रूरत है और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे ग्रोथ भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और जॉब्स भी बढ़ेगी। सो ये हमारा ओवरऑल आर्टिकल रहेगा। ये आपका जो सॉल्यूशन है यार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना कम से कम नोट्स में लिख लो। ठीक। आपको ऐसे में ये काम आ सकता है, प्लस इंटरव्यू में काम आ सकता है, और इसके अलावा मेंस में, जीएस पेपर में तो आप ये सारी चीज़ें लिख ही सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, इसको प्लीज़ अच्छे से लिखें, नोट्स बनाएं। ठीक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाई श्रीलंकास न्यू प्रेसिडेंट हैज़ डिसॉल्व्ड कंट्री पार्लियामेंट। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है।
GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे मेंस का, तो आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस या फिर कंपैरिजन या फिर सिमिलरिटीज़, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है कंपैरिजन पूछा गया है, यूके के साथ पूछा गया है, फ्रांस के साथ पूछा गया है। सो यहाँ पर आपको श्रीलंका के साथ भी पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। शुरू कर लेते हैं। मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था कि श्रीलंका में रिजीम चेंज हुई है और प्रो चाइना रिजीम आ गई है। सो श्रीलंका भी इंडिया के हाथ से निकल गया है। ठीक। सो अभी करंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। न्यू प्रेसिडेंट कौन है, प्लस वो कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसे क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट इस पे चर्चा करेंगे। A day after assuming office, Sri Lanka President Anura Kumara Dissanayake on Tuesday dissolved parliament and announced a snap election on November 14. So recently श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं जिसमें अनुरा कुमारा दिसानायके जीत कर आए। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। वो पार्लियामेंट जो 2025 में अपना कार्यकाल ख़त्म कर रही थी उसे एक साल पहले डिसॉल्व कर दिया गया और नाउ फ्रेश इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं ऑन नवंबर 14। उन्होंने अपने कैंपेन के समय इंडिकेट कर दिया था कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो आई वुड सीक अ फ्रेश मैंडेट टू परस्यू माय पॉलिसीज़। तो उन्होंने पहले ही कैंपेन के समय बता दिया था, इंडिकेट कर दिया था कि अगर मैं आया तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करूँगा और फ्रेश इलेक्शन होंगे। देयर इज़ नो पॉइंट कंटिन्यूइंग विद अ पार्लियामेंट दैट इज़ नॉट इन लाइन विथ वॉट पीपल वॉन्ट। उस पार्लियामेंट के साथ कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं है जो कि लोगों की इच्छाओं से अलाइन नहीं करती है और इसलिए फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है पिछले कुछ सालों में। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, उसी तरह का प्रोटेस्ट हमें श्रीलंका में भी देखने को मिला था और राजपक्षे भाग गए थे अपने घर से। कुछ याद आ रहा है क्या? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। श्रीलंका 225 मेंबर पार्लियामेंट हैज़ अ टर्म ऑफ 5 years। द प्रीवियस इलेक्शन टुक प्लेस इन अगस्त 2020 और अगर डिसॉल्व नहीं होती तो अगस्त 2025 तक का इसका टेन्योर होता। सो 225 मेंबर की श्रीलंका में पार्लियामेंट है और 2020 में लास्ट इलेक्शन हुए थे, 2025 में दोबारा इलेक्शन होने वाले थे। हाउएवर द सोशलिस्ट नेशनल पीपल्स पावर NPP alliance led by Dissanayake and his Janata Vimukti Peramurna party had just 3 seats in this parliament. So जो नेशनल पीपल्स पावर अलायंस है जो कि दिशा न्यायके के द्वारा लीड किया जा रहा है, इनके पास 2020 वाले इलेक्शन में केवल 3 सीट्स थी पार्लियामेंट में और अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं सडनली। तो ऑब्वियस है कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है पार्लियामेंट में। तो मतलब लॉजिकल बनता है कि इनके पास मैंडेट नहीं है और ये पावर में है तो ये कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए और फ्रेश मैंडेट लिया जाए। दिस इज़ बिकॉज अंटिल 2022 द NPP लार्जली रिमेन ऑन द फ्रिंजेस ऑफ श्रीलंकन पॉलिटिक्स। 2022 तक के जो NPP पार्टी थी वो श्रीलंका की पॉलिटिक्स के कहीं अराउंड में नहीं थी, कहीं सेंटर्ड में नहीं थी और सडनली 2022 के बाद ये पार्टी का बहुत मीटियोरिक राइज देखने को मिला है। द मीटियोरिक राइज ऑफ NPP exemplified by a mandate received by the Dissanayake in Saturday presidential election came on the back of the mass protests that rocked Sri Lanka in 2022. The NPP lead the state agitation against year of economic mismanagement and corruption, protests that forced the powerful Rajapaksa family from power and compel President Gotabaya Rajapaksa to flee the country. So 2022 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट को NPP पार्टी के द्वारा लीड किया गया था। बहुत स्ट्रीट एजिटेशन किया गया था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था और ये प्रोटेस्ट और एजिटेशन के कारण
जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। अगर आपको कुछ याद हो तस्वीर, जैसे कि शेख हसीना के साथ हुआ था, उसी तरह की तस्वीरें श्रीलंका से भी 2022 में आई थी। सो जो पार्टी इस प्रोटेस्ट के सेंटर में थी वो एनपीपी पार्टी थी, और उसी के बाद से इनका मीटेरिक राइज हुआ है इलेक्शन में। तो रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्रेसिडेंट बने थे जुलाई 2022 में, जब गोटाबाया भाग गए थे, वो भी किसके द्वारा बैक किए जा रहे थे? राजपक्षे की जो पार्टी थी उन्हीं की बैकिंग इनको मिली हुई थी। तो ऑब्वियस है कि राजपक्षे को अब तो हराना था, बस किसी भी हालत में उसे बाहर करना था पॉलिटिक्स से, है ना। तो जो लोग हैं उन्होंने एनपीपी को वोट दिया, और इस बार जो प्रेसिडेंट बने हैं वो आपके दिशा न्याय के बने हैं, और उसके बाद से उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि उनके पास केवल 3 सीट्स है। अब श्रीलंका का जो सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी मेंस के लिए कि यहाँ पर कौन सा सिस्टम, कैसा सिस्टम चला रहा है। टेक्निकली प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है श्रीलंका में, बट इन रियलिटी ever since the president was given executive power in 1978 the two offices have been closely aligned. So initially जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया की तरह थे, श्रीलंका में रबर स्टाम्प बोल सकते हैं। अब उनके ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सेरेमोनियल हेड हुआ करते थे। लेकिन 1978 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव किया गया श्रीलंका के, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उन्हें एग्जीक्यूटिव पावर दे दी गई, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास भी पावर है, लेकिन उनकी पावर को कम कर दिया गया। सो दोनों ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, ठीक। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब फ्रेश इलेक्शन होने लगे, वरना पहले इनडायरेक्टली ही चुने जाते थे। दिस इज बिकॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ डिप्यूटी टू प्रेसिडेंट इन श्रीलंका। सो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की डिप्यूटी की तरह बिहेव करता है श्रीलंका में। द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, as well as commander in chief of Sri Lanka Armed Forces and the head of the Union Cabinet. So जो president है वो head of the state है, head of the government है, commander in chief है, और हेड ऑफ द यूनियन कैबिनेट है। इंडिया में क्या सिनेरियो है? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और हेड ऑफ द कैबिनेट होते हैं, वहीं प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और कमांडर इन चीफ भी होते हैं। सो इंडिया और श्रीलंका में डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 6 ईयर टर्म। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 साल के लिए इनको इलेक्ट किया गया है और इनके पास पावर है पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द यूनियन कैबिनेट एंड द चीफ एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एडवाइज़र की तरह काम करता है प्रेसिडेंट को, लेकिन इंडिया में बाइंडिंग होती है ये एडवाइस, श्रीलंका में ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है। जो रियल पावर है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। द पीएम इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इन लाइन टू सक्सीड द प्रेसिडेंट। विक्रमसिंघे वॉज पीएम व्हेन गोटाबाया वॉज प्रेसिडेंट। सो जो पीएम होता है वही आगे चल करके प्रेसिडेंट बनता है, फर्स्ट इन लाइन होता है। जैसे कि गोटाबाया के बाद विक्रमसिंघे बने थे और विक्रमसिंघे उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। So hours before Dissanayake took oath as a president on Monday, Dinesh Gunawardene resigned as a prime minister. On Tuesday, Dissanayake appointment Harini Amarasuriya, one of the 3 NPP members of the parliament, as president. So जो ऑलरेडी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिज़ाइन किया, और दिशानायके ने जो 3 मेंबर थे पार्लियामेंट में एनपीपी के, उसमें से एक मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। अब अंतरिम गवर्नमेंट चल रही है, नवंबर में फ्रेश इलेक्शन होंगे और उसके बाद फिर सरकार और कैबिनेट बनाई जाएगी। चीज़ें क्लियर है? सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर